Lights off, please. So, very good morning to all of you. Am I audible? Yeah. Great, thank you. It's a great pleasure. ये मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि डेंटल लैब और डेंटल टेक्नीशियन मेरे दिल के बहुत करीब है राइट फ्रॉम बिगिनिंग राइट. सो इट्स यू नो आई टेल दिस इन ऑल माय लेक्चर्स में, हर जगह जहाँ भी डेंटिस्ट के बीच में बात करता हूँ मैं उनको बताता हूँ कि व्हेन यू कंपेयर एक यू नो डेंटल फ्रेटर्निटी एंड डेंटल लेबोरेटरी, मैंने दोनों को देखा है 20 साल से, 20 साल से भी ज़्यादा हो गए, 25 साल से. तो डेंटल लेबोरेटरी इज़ वेरी फोर्थ कमिंग इन एडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी. यानी डेंटल लेबोरेटरी नई टेक्नोलॉजी सीखने में और इस्तेमाल करने में डेंटिस्ट से कई गुना आगे है. सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, आप लोगों की वजह से हम लोग इस तरह का काम कर सक रहे हैं. और एक प्रोस्थोडोंटिस्ट जिसने डेंटल लेबोरेटरी में काम किया है वही आपका दर्द समझ सकता है. सो आई नो द पेन ऑफ बीइंग अ डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन एंड व्हाट गोज बिहाइंड इट. ये काफ़ी बार डेंटिस्ट लोग सोचते हैं कि यू नो ये लेबोरेटरी ये तो क्या मैंने हम काम देते हैं, इतना हमको चार्ज करते हैं, इतना यू नो एक बार रिपीट करने से आपको मालूम है हाउ ट्रबलसम इट इज़ टू रिपीट एनी जॉब. वो एक बिना सोचे समझे बोल देते इसको रिपीट करो, लेकिन इसके पीछे क्या चीज़ें जाती है ये एक डेंटल टेक्नीशियन ही समझ सकता है. सो जस्ट टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन, मैं प्रोस्थोडोंटिस्ट हूँ. मैं नागपुर के शहर में प्रैक्टिस करता हूँ. हालांकि मेरा ग्रेजुएशन बॉम्बे से हुआ है, नायर हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज से, और पोस्ट ग्रेजुएशन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नागपुर से हुआ है. बट शुरू से मैं डेंटल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा हूँ. और मेरे पास एक फुल फ्लेज डेंटल लेबोरेटरी है. मेरे पार्टनर डेंटल टेक्नीशियन है, ही इज़ माई फुल टाइम पार्टनर. और अभी हम 12 साल से ये लैब चला रहे हैं नागपुर में. 10 साल पहले हमने कैड-कैम में शुरुआत की थी और रोलैंड की फर्स्ट मशीन हमने ली थी, 4 एक्सिस मशीन. फिर आप देन वी अपग्रेडेड टू द सिरोना 5 एक्सिस मशीन, MCX5, एंड नाउ वी हैव 2 मोर मशीन्स. और अभी आपको सबको पता है कि अभी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी काफ़ी आगे बढ़ रही है. प्लस लेज़र सिंटरिंग भी हैज़ रिप्लेस्ड कास्टिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट ओवरऑल. सो इस कैपेसिटी में मैं आपके सामने खड़ा हूँ. डेंटल लेबोरेटरी के बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं सिखा सकता क्योंकि आप इसमें मास्टर्स हो. आप हर एक इंसान जो यहाँ बैठा है वो अपनी डेंटल लेबोरेटरी में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं. मैं सिर्फ आपको आज ये एक नए मटेरियल का एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ जो मैं करीबन 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ अपने क्लिनिक में. और एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास चेयर साइड कैड-कैम मशीन भी है क्लिनिक में. सेरेक डेंटस्प्लाई सिरोना की जो चेयर साइड कैड-कैम सिस्टम है जिसमें हम स्कैन करके डिज़ाइन करके वहीं मिल करते हैं क्लिनिक में और डिलीवर करते हैं. तो ये मैं 8.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ अपने क्लिनिक में. तो थोड़ा बहुत रोज़ मुझे स्टेनिंग, ग्लेजिंग, जर्कोनिया को सिंटरिंग, उसको डिपिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लिथियम डाइसिलिकेट, और ये सब चीज़ें रोज़ ऑन एवरीडे बेसिस करना पड़ता है. राइट. सो ओवर द ईयर्स, पिछले 15 साल में बहुत सारे मटेरियल्स हमने टेस्ट किए, यूज़ किए. तो इसमें हमने बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज भी देखे हैं और फेलियर्स भी देखे हैं. तो बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस यानी वी आर कॉल्ड एज अर्ली एडॉप्टर्स. यानी कोई भी नया मटेरियल आता है तो आई डोंट शाई अवे फ्रॉम यूजिंग इट. यानी उसको हम ये नहीं सोचते कि पहले दूसरे को यूज़ करने दो 4-5 साल, जब सक्सेस हो जाएगा उसके बाद मैं हाथ लगाऊंगा. हम सीधा उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं. उसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी होता है, काफ़ी बार प्रॉब्लम्स भी हुए हैं, लेकिन किसी न किसी को ये स्टेप लेना पड़ता है. तो दे आर कॉल्ड एज अर्ली एडॉप्टर्स. ठीक है. तो हर फील्ड में, जैसे जर्कोनिया जब नया आया था तो उसके बारे में बहुत सारे डाउट्स थे, उसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन थी. अब सभी लोग जर्कोनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं. राइट. इनफैक्ट वी आर कमिंग टू अ स्टेज वेयर जर्कोनिया मे बी ऑन इट्स वे आउट. यानी हो सकता है उसकी यूटिलिटी कम होते जाए आने वाले समय में. तो एज अ प्रोस्थोडोंटिस्ट जो रेगुलरली इम्प्लांट को रेस्टोर करते हैं, हमने बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ किए हैं इतने सालों में. राइट. तो आप जैसे देखेंगे, सबसे पहले हमने एक्रिलिक हाइब्रिड से शुरुआत की. ये आप सब लोगों ने आई एम श्योर बनाए होंगे कोई ना कोई स्टेज पे. राइट. इसमें कास्ट मेटल का बार होता था और उसके पार हम डेंचर के टीथ एक्रिलाइज करते थे.
तो कुछ साल पहले तक और अभी भी काफ़ी डेंटिस्ट इसको प्रिफर करते हैं। और कुछ साल यानी जब हमने इम्प्लांटोलॉजी शुरू की थी तो दिस वाज कंसिडर्ड एज द गोल्डन स्टैंडर्ड, यानी हमारे टेक्स्ट बुक्स में भी लिखा गया है कि हाइब्रिड प्रोस्थेसिस देना चाहिए, क्योंकि इसमें एक्रिलिक की वजह से फोर्स एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, इम्प्लांट के ऊपर स्ट्रेसेस कम होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, दिस पार्ट इज ट्रू एंड दिस इज वाई माई इंटरेस्ट इन पॉलीमर्स इंक्रीज, इसमें सही में सक्सेस है। आपने ये भी देखा होगा, आप काफ़ी डेंटिस्ट को टेम्परेरीज बना के देते हैं, कभी कभी बहुत अच्छे टेम्परेरीज बना के देते हैं, और फिर जब हम फाइनल डिलीवर करते हैं तो पेशेंट बोलता है वो टेम्परेरी अच्छा था, लेकिन हम सेरामिक बोलते हैं बहुत आवाज़ आता है, कड़क लगता है, हैवी लगता है, और वो टेम्परेरी बहुत अच्छा था। इट हैपन्स विथ मेनी ऑफ अस, राइट। इसका रीज़न तो दैट मेड मी थिंक, ये मुझे सोचना पड़ा कि ये ऐसा क्यों, जब हम सेरामिक दे रहे हैं इतना अच्छा, पेशेंट टेम्परेरी क्यों मांग रहे हैं। इसका रीज़न है कि जो कंफर्ट उनको फील होता है एक टेम्परेरी में, जितने इजीली वो अडेप्ट हो जाता है, दांत के जैसा वेयर होता है और फोर्स एब्जॉर्ब करता है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा वो अप्रिशिएट करते हैं। और आपको पता है कभी कभी पेशेंट टेम्परेरीज के साथ गायब हो जाते हैं ये जो एक हफ्ता 10 दिन बाद चेंज करना रहता है वो हो सकता है 6 महीने बाद आते हैं, लेकिन आफ्टर दैट जब हम उसको सेरामिक में चेंज करते हैं तो उनको काफ़ी हार्ड लगता है। सो पॉलीमर हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले एज फार एज इम्प्लांट्स आर कंसर्न, राइट। तो ये हाइब्रिड प्रोस्थेसिस जब हमने बनाना शुरू किया, शुरू में बहुत अच्छा हमको लगा कि हमने बहुत अच्छा टेक्निक यूज़ की है, लेकिन धीरे धीरे उसके प्रॉब्लम्स सामने आने लगे। आपको मालूम है कि कितने ब्रेकेजेस और फ्रैक्चर्स होते हैं हाइब्रिड प्रोस्थेसिस। आई एम श्योर आपके लेबोरेटरी में भी आपने बहुत सारे डेंटिस्ट के हाइब्रिड प्रोस्थेसिस को रिपेयर किए होंगे, रिपीट किए होंगे। वो एक बार ब्रेक होना शुरू होता है तो वो पेशेंट हर कुछ महीने में, हर कुछ हफ्ते में आना शुरू करते हैं। इसका रीज़न है कि जो बेसिक एक्रिलिक यूज़ होता है वो अपना हीट क्योर एक्रिलिक है। हालांकि हीट क्योर एक्रिलिक भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, हम इतने सालों से डेंचर्स बना रहे हैं, और सही ढंग से यूज़ किया जाए उसमें भी बहुत अच्छे मटेरियल है, जैसे ल्यूसीटोन, ट्रिप्लेक्स, एंड दे आर रियली वेरी गुड, दे हैव हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ एंड दे आर एब्रेजन रेजिस्टेंस, एस्थेटिक्स भी अच्छी आती है, पॉलिशेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथ कम पड़ जाती है। और प्रॉब्लम ज़्यादा होता है डिबॉन्डिंग ऑफ एक्रिलिक टीथ फ्रॉम द फ्रेमवर्क, जो उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें से एक्रिलिक के दांत चिप ऑफ हो जाते हैं, स्पेशली जब वो एंटीरियर टीथ चिप ऑफ हो जाता है तो पेशेंट काफ़ी डिस्ट्रेस हो जाता है, नाराज़ हो जाते हैं, तो उसको फिर कभी कभी वो रिपेयर करते हैं, कभी कभी कोई पेशेंट फेविक्विक से लगा लेता है उसको इफ़ दे वांट टू विजिट सम फंक्शन, पर ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होते, ठीक है। सो वी ट्राइड डिफरेंट मटेरियल्स, देन हमने सॉरी ये दिस शुड हैव कम फर्स्ट, बट एनीवे आई विल शो यू, या सीमेंटेड पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल, ये हमने शुरू में काफ़ी किए, राइट। दिस आफ्टर हाइब्रिड द सेकेंड चॉइस वॉज सीमेंटेड नॉर्मल पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन्स, ब्रिजेस। इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला हमको कुछ कुछ केसेस में, जो हमने 10-15 साल पहले किए वो आज भी स्टेबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि सब लोग बोलते हैं कि स्क्रू रिटेन बनाना चाहिए, लेकिन सीमेंटेड में भी काफ़ी अच्छा सक्सेस मिला है और उसमें पेशेंट को कभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता है। लेकिन जहाँ होता है तो बहुत भारी पड़ता है, जहाँ कहीं स्क्रू लूजनिंग हो जाता है अबटमेंट का, तो उसमें वो ब्रिज को निकालना बहुत बड़ा हेडेक है, क्योंकि आपको मालूम है कि इम्प्लांट में जगह बहुत मिलती है, अबटमेंट इतना छोटा सा होता है तो मेटल भी काफ़ी थिक बनता है और उसके ऊपर सेरामिक भी काफ़ी थिक बनता है। इन द पेशेंट्स माउथ इसको काट के निकालना यानी इट्स अ नाइटमेयर, यानी एकदम बुरे सपने जैसा है ये, और पूरा दिन खराब हो जाता है, कभी कभी एरोटर की कार्ट्रिज खराब हो जाती है और कई घंटों बाद वो मुश्किल से निकलता है, डेंटिस्ट भी थक जाता है, पेशेंट भी परेशान हो जाता है। तो इसी वजह से अभी धीरे धीरे हम स्क्रू रिटेन की तरफ गए। तो हम स्क्रू रिटेन में, आपको पता है ये मालो टाइप जो बोलते हैं आजकल, कंपोनेंट प्रोस्थेसिस, जिसमें एक फ्रेमवर्क होता है और इंडिविजुअल टीथ या ब्रिजेस होते हैं, ठीक है। तो वो पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल यानी मेटल सेरामिक के हो सकते हैं, वो जर्कोनिया, मोनोलिथिक जर्कोनिया के हो सकते हैं, वो लेयर्ड जर्कोनिया के हो सकते हैं, या ईमैक्स के हो सकते हैं। तो इसमें एडवांटेज ये माना जाता है कि जहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा है, जैसे जहाँ हम हाइब्रिड देना चाहते थे, लेकिन हम कुछ बेटर क्वालिटी देना चाहते हैं अब, क्योंकि हाइब्रिड में प्रॉब्लम्स है ब्रेकेजेस के, डिस्कलरेशन के, एक्सेट्रा, तो वहाँ हम मैलो टाइप देते हैं।
तो इसमें अभी आप सब लोग कैड कैम यूज़र्स हो, आप सब लोग एक्सोकैड यूज़ करते हो, आपको पता है कि मैलो टाइप फ्रेम कैसे डिज़ाइन करना है और क्राउन्स कैसे मैन्युफैक्चर करना है। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं है, इसमें अपने ओन प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जांपल, जहाँ हम ये क्राउन्स इंडिविजुअली सीमेंट करते हैं, जो स्क्रू एक्सेस होल है वो उसके नीचे चला जाता है, ठीक है। अगर हम टेम्पररी सीमेंट यूज़ करते हैं तो क्राउन निकल के आ जाता है, पेशेंट फिर से परेशान, बोला सर नेचुरल दांत भी निकलते थे, गिरते थे, अभी आर्टिफिशियल भी गिर रहे हैं, ठीक है। तो हम अगर स्ट्रॉन्ग सीमेंट यूज़ करते हैं तो कभी स्क्रू लूजनिंग हुआ तो फ्रेमवर्क को निकालना फिर से वही हेडेक, फिर वो क्राउन में छेद करो, क्राउन को काट के निकालो। चलो इसमें इतना है कि कम से कम वो जहाँ स्क्रू एक्सेस है उतना ही एक ही क्राउन खराब होता है। प्लस ये हार्डनेस की वजह से माई कंसर्न इज ऑलवेज विद द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल। आपने देखा होगा कि जो नेचुरल दांत होते हैं, एनामल के फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी नेचुरल दांत कितना सर्वाइव करते हैं। उसका एक रीज़न है कि ये ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है फोर्स एब्जॉर्प्शन का, पेरिडोंटल लिगामेंट होता है जिसकी वजह से नेचुरल दांत कितना भी फोर्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन इम्प्लांट में ये सिचुएशन नहीं होती, इम्प्लांट इज एंकर्ड इन द बोन। इम्प्लांट में अगर हम हार्ड मटेरियल देते हैं ऑक्लूजल सरफेस पे तो पूरे फोर्सेस डायरेक्टली इम्प्लांट के ऊपर जाते हैं। सो दिस इज द रीज़न वाई रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन इज वेरी हाई विथ इम्प्लांट प्रोस्थेसिस। यानी नेचुरल टूथ के प्रोस्थेसिस जब हम देते हैं उसमें ब्रेकेजेस, चिपिंग बहुत कम होता है, लेकिन जब इम्प्लांट का हम देते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स काफ़ी आते हैं। चिपिंग होता है, कभी कभी ब्रेकेजेस होते हैं, कभी कभी स्क्रू लूजनिंग होता है, जिसकी वजह से बार बार डेंटिस्ट को उसके ऊपर काम करना पड़ता है, और काफ़ी बार प्रोस्थेसिस रिपीट भी करना पड़ता है, काफ़ी बार आपके पास भी आते होंगे रिपेयर के लिए, राइट। सो वी आर कमिंग टू द मॉडर्न एरा वेयर आई फील, ये मैंने 10 साल पहले ही प्रेडिक्ट किया था मेरे लेक्चर्स में। मैं 10 साल पहले बोलता था कि फ्यूचर इज ऑफ पॉलीमर्स नॉट ऑफ मेटल एंड सिरेमिक। यानी हम अभी ये इस पीरियड में आ रहे हैं जहाँ हमको मेटल और सिरेमिक के ऊपर सोचना पड़ेगा, राइट। वी हैव टू थिंक ऑफ मटेरियल्स विच आर सिमिलर टू ह्यूमन बॉडी, यानी हड्डी जैसी, बोन है, लिगामेंट है, मसल्स है, इससे सिमिलर मटेरियल हमको बनाना है और यूज़ करना है ताकि वो कंफर्टेबली पेशेंट के माउथ में लॉन्ग टर्म तक चल पाए, राइट। सो ये जो प्रोसेसेस है, ये ऑल आर माय केसेस, ये सब मेरे केसेस है। ये है पीक विथ कॉम्पोजिट लेयरिंग, राइट। तो बायो एचपीपी जो ब्रीडेंट का मटेरियल है, पीक, उसका फ्रेमवर्क है, उस पर इंडिविजुअल कॉम्पोजिट के क्राउन्स है विच आर लेयर्ड। एंड आई स्ट्रांगली फील, मुझे काफ़ी स्ट्रांग भरोसा है कि दिस इज़ द वे फॉरवर्ड, राइट। ये हमारा आगे का ये जो फ्यूचर है वो ऐसे ही रहेगा, पॉलीमर्स में रहेगा। तो जब से ये पॉलीमर यूज़ करना हमने शुरू किया है, हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। इसके सेवरल एडवांटेजेस है जो आप भी सोच सकते हैं, राइट। सो जैसे हम आगे जाएंगे वी विल डिस्कस व्हाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। So let us see the biopolymers. So this is my experience with bio HPP that which you know. ये है पीक की डिस्क है, जो पीक मटेरियल जो ब्रीडेंट इसको फिलर्स डाल के रीइंफोर्स करते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज बायो HPP एंड दे आर फार मोर स्ट्रॉन्गर देन प्योर पीक। आपको तो मालूम है आज की डेट में ज़िंदगी में कुछ भी आप करो तो कुछ ना कुछ चाइनीज़ मिलता है ना, राइट फ्रॉम फोन टू क्लोथ्स टू एवरीथिंग। So there is a Chinese peak available. I am sure everybody is aware of that also. So there is a difference in the quality, obviously. So peak is a very refined form. Bio HPP is a refined form of the peak. इसका बेसिक एडवांटेज क्या है? नंबर 1, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। इसकी जो फ्लेक्शन है वो बिल्कुल हड्डी जैसा है, बोन जैसा है। सो दिस मटेरियल इज एबल टू फ्लेक्स लाइक बोन। हमारे मुंह में कोई भी चीज़ जब जाती है वो मटेरियल के ऊपर काफ़ी फोर्सेस आते हैं। अगर वो मटेरियल हार्ड है तो अपनी स्ट्रेंथ की वजह से वो फोर्सेस को बेयर कर लेता है, विथस्टैंड कर लेता है, लेकिन ये फोर्सेस कहीं ना कहीं जाएगी। अगर वो मटेरियल नहीं टूटता तो वो नीचे की चीज़ को तोड़ता है, तो इम्प्लांट के ऊपर फोर्स जाता है, तो या इम्प्लांट अबटमेंट लूज हो जाता है, विच इज़ लाइक स्क्रू लूजनिंग इज लाइक अ फ्यूज़। वो आपको इंडिकेट करता है कि सिस्टम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कहीं ना कहीं, पर वो काफ़ी डेंटिस्ट इस पे ध्यान नहीं देते हैं एंड दे पे द प्राइस लेटर ऑन। कभी कभी इम्प्लांट भी फेल हो जाता है, राइट। अगर मटेरियल फ्लेक्स हो सकता है तो वो ये फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है,
right? So this is the basic advantage of using materials like PEEK. These are biopolymers because they have their mechanical properties very similar to bone. यानी उनकी जो फ्लेक्शन है वो बोन के जैसा होता है. तो आप बोलेंगे सर फ्लेक्स होगा तो फिर कैसे चलेगा, अपने को तो रिजिड चाहिए. हमको स्ट्रेंथ चाहिए लेकिन हमको रिजिडिटी नहीं चाहिए. दोनों में फ़र्क है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में. मेटल सिरेमिक का अगर आप या जर्कोनिया का फ्रेम बनाते हैं तो एकदम रिजिड. जर्कोनिया बेंड नहीं होता, टूटता है सीधा, राइट, इट फ्रैक्चर्स. और आप कोई कितना भी आपने को बता दे कि वो हथौड़े से नहीं टूटता, क्राउन किससे नहीं टूटता, सब कुछ टूटता है. एवरीथिंग इज ब्रेकेबल. और हमने देखा है इतने सालों में पेशेंट कैन ब्रेक एवरीथिंग. कोई भी आप स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल लाके दो वो तोड़ के दिखाते हैं, कोई ना कोई पेशेंट तोड़ के दिखाता है, राइट. सो स्ट्रेंथ की हमको रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है एक्चुअली. यानी हम सोचते हैं ना कि हमको बहुत स्ट्रांग मटेरियल चाहिए. अगर स्ट्रेंथ चाहिए होता तो भगवान ने भी दांत बहुत स्ट्रांग बनाए होते ना, पत्थर जैसे. बट दे आर नॉट एज स्ट्रांग एज एनीथिंग दैट वी यूज. देयर इज अ रीजन, राइट, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन फोर्स एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी. जो हमको चाहिए कि मटेरियल ने फ्लेक्स करना चाहिए. ये मेटल सिरेमिक दोनों ही नहीं कर पाते, जर्कोनिया भी नहीं कर पाते. सो दिस इज वाई दिस मटेरियल का ये एडवांटेज है कि ये फ्लेक्स करता है. सेकेंड इसका रीज़न है कि ये बहुत लाइट इन वेट है. यानी ये अगर आप दो फ्रेमवर्क बनाते हैं सेम डिज़ाइन से, आप मिल करते हैं, एक जर्कोनिया में एक लेज़र सिंटर करते हैं कोबाल्ट क्रोमियम में, और एक बनाते हैं मिल करते हैं पीक में. तीनों में कोबाल्ट क्रोमियम विल बी हैवीएस्ट, सेकेंड विल बी जर्कोनिया, एंड दिस विल बी 5 टाइम्स लाइटर. 5 गुना हल्का है ये. इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि कोई भी पेशेंट को आप दो चीज़ देंगे इक्वल, बोलेंगे ये हल्की है ये भारी है, कौन से आप यूज़ करेंगे? पेशेंट विल सिलेक्ट द लाइटर थिंग, राइट. वेट कम होने से फोर्सेज आर ऑल्सो रिड्यूस्ड बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल is responsible for that extra force which is generated by the masticatory action, यानी चबाने से जो फोर्स आता है. So light material is always preferable, right? थर्ड, ये completely inert material है, biologically inert. आपको पता है कि निकल क्रोमियम जो हम कास्टिंग करते थे पहले, निकल क्रोमियम, निकल की वजह से काफ़ी पेशेंट्स को एलर्जी होती थी, इसीलिए अभी वो बंद करके कोबाल्ट क्रोमियम प्रीफर करते हैं. अभी लेजर सिंटरिंग होता है तो कोबाल्ट क्रोमियम का होता है. कोबाल्ट क्रोमियम इज लाइट इन वेट ऑल्सो, लाइटर देन निकल क्रोमियम, right? So biological compatibility is very important for any material which is going to be used in the patient's mouth. ये तो समझी बात है, अगर मुंह के अंदर देना है तो बायोकम्पेटेबल होना चाहिए. लेकिन ये जितने मटेरियल हमने अभी तक डिस्कस किए उसमें से वन ऑफ द मोस्ट बायोलॉजिकली कॉम्पेटेबल मटेरियल्स में से बायो एचपीपी और जो ग्राफीन है जो हम बात करेंगे वो है, राइट. जर्कोनिया इज ऑल्सो वेरी बायोकम्पेटेबल, उसमें कोई टॉक्सिसिटी का कंसर्न नहीं है. आपको याद होगा शुरू में कोई बोलता था यूरेनियम का रेसिड्यू रहता है डिस्क में और उसकी वजह से कुछ कंसर्न शुरू में हुआ था, बट दैट वाज प्रूव टू बी रॉन्ग, राइट. सो इनर्टनेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. और थर्ड इसका एडवांटेज है कि इसके ऊपर हम कॉम्पोजिट से लेयरिंग कर सकते हैं, राइट. कॉम्पोजिट से लेयरिंग. सो इफ़ यू सी दिस इज द फ्रेमवर्क, ये सब आपका रोज का काम होगा, आप सभी लोग ये काम करते हैं. इस फ्रेमवर्क के ऊपर हम या तो इंडिविजुअल क्राउन्स दे सकते हैं या फिर ब्रिजेस दे सकते हैं, फिर उसको स्टेन जिंजाइवल कॉम्पोजिट लेयरिंग जो आज आप देखेंगे और आप करते भी है उसमें, राइट. इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है. सो हमारे पास एक प्रोस्थेसिस है जो नेचुरल लुकिंग है, जो एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग है, जो बहुत लाइट इन वेट है, जो जिसका कलर मैचिंग बहुत परफेक्टली किया जा सकता है, राइट. बिकॉज शेड मैचिंग विथ कॉम्पोजिट बहुत आसान है. अभी आपको सबको मालूम है कि पहले हम सेरामिक बिल्डअप में लाते थे, उसमें कलर लाना ज़्यादा डिफिकल्ट है. कॉम्पोजिट स्टेनिंग में इट इज़ फार मोर ईजियर, राइट. अ प्योरिस्ट मे नॉट एग्री, अ प्योर डेंटल टेक्नीशियन को सेरामिक का लव होता है, तो वो कॉम्पोजिट पे जाते वक्त थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन स्टेनिंग इज़ वेरी इजी एंड बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसमें, लेयरिंग में भी, राइट. और तीसरी बात यह है कि अगर इसमें कुछ माइनर चिपिंग होती है या ब्रेकेज होता है तो डेंटिस्ट बहुत इजीली उनके पास जो डायरेक्ट कंपोजिट है उससे माउथ में पेशेंट के रिपेयर कर सकते हैं. और ये रिपेयर बहुत अच्छे क्वालिटी का रिपेयर होता है. अगर सेरामिक चिप होता है माउथ में तो उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता. जर्कोनिया चिप ब्रेक होता है उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसको आप ही रिपेयर कर सकते हैं या रिपीट करते हैं. लेकिन दिस कैन बी वेरी इजीली रिपेयर्ड इन द पेशेंट्स माउथ बाय द डेंटिस्ट, विच इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज. क्योंकि वेयर एंड टेयर होता है, ब्रेकेजेस होते हैं, अगर उसको हम इजीली रिपेयर कर पाए तो इट्स अ बिग एडवांटेज, राइट. सो ये दिस प्रॉम्प्टेड मी, ये जो बायो एचपीपी का रिजल्ट है इसके मैंने सोचा कि चलो इसको अपन थोड़ा सा पुश करके देखो. मैंने बोला ना वो कीड़ा है
अर्ली अडॉप्टर जो बोलते हैं ना, कीड़ा है, तो मस्ती करने की थोड़ा सी इच्छा है कि थोड़ा ये ट्राई करके देखते हैं, तो वैसा पेशेंट भी चूज़ करना पड़ता है। तो ये पेशेंट है, शी इज़ 65 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने बोला कि मुझे इम्प्लांट नहीं करना फॉर ऑब्वियस रीज़न, टेक्निकल रीज़न की वजह से। यू कैन सी द थिन रिज, सो बहुत ही रिजॉल्व्ड बोन है, इसको काफ़ी ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी तब जाके इसमें इम्प्लांट पॉसिबल है। तो ये पेशेंट जा चुकी है 2-3 डेंटिस्ट के पास, तो उन्होंने सभी ने बोला कि ये ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा। तो चलो, बजट इज़ वन पार्ट, वो एक पार्ट है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है ग्राफ्टिंग। लेकिन काफ़ी पेशेंट्स को सर्जरी का डर भी होता है कि वो इतनी मेजर, यानी दिस ब्लॉक ग्राफ्ट इज़ अ वेरी बिग सर्जरी। यहाँ से हड्डी निकालो, यहाँ से हड्डी निकालो, ग्राफ्ट करो, साल भर का टाइम लगता है, फिर इम्प्लांट डालेंगे, फिर वो सीधा डर गए, 2-3 जगह से जाके आई। दूसरा फिर मेरे पास आई तो किसी ने बोला कि ये इनके पास जाइए, तो आए तो मैंने बोला कास्ट पार्शियल, मैं तो प्रोस्थोडोंटिस्ट हूँ, मैं आपको एक अच्छा बढ़िया कास्ट पार्शियल डेंचर बना के देता हूँ, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो बोले नहीं, डेंचर मुझे नहीं चाहिए, मैंने बहुत ट्राई किया है डेंचर, वो मुझे सूट नहीं करता है रिमूवेबल। तो देन आई थॉट कि चलो इसको थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं। ये बहुत बड़ा स्पैन है, आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ। तो इस पेशेंट को मैंने पीक बायो HPP फ्रेमवर्क के ऊपर लेयर करके ये बड़े ब्रिजेस बना के दिए। अगर ये प्रोस्तो कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा तो मेरे को चप्पल जूता उठा के मारेंगे वहाँ से, क्योंकि लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस आर नॉट इंडिकेटेड नाउअडेज विद द कन्वेंशनल मटेरियल, है ना। हम मेटल सिरेमिक की बात कर रहे हैं, हम जर्कोनिया की बात कर रहे हैं। 2 पॉन्टिक से ज़्यादा का ब्रिज नहीं बनाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। इसमें लकीली 2 पॉन्टिक से ज़्यादा, ये सिर्फ यहाँ 3 पॉन्टिक है, बाकी सब जगह 2 है। बट सच बिग स्पैन राउंड हाउस ब्रिजेस आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड जनरली फॉर वेरियस रीजन। लेकिन मैंने बोला ये पेशेंट को समझाया कि ये चांस, यही एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैं आपको मेटल सिरेमिक या जर्कोनिया का तो बना के दे नहीं सकता, वो तो 100% फेल हो जाएगा। अगर आप तैयार है तो ये एक सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, चलेगा कि नहीं ये कंफर्म नहीं बता सकते। बट शी सेड ओके, आई एम रेडी, क्योंकि मुझे डेंचर नहीं चाहिए और मुझे इम्प्लांट भी नहीं करना है, तो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो रिजल्ट मुझे लगा कि चलो 1-1.5 साल चलेगा, देखते हैं क्या इसका आता है। तो आज की डेट में 4 साल हो गए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार थोड़ा सा कॉम्पोजिट चिप हुआ था, वो आए 5 मिनट में, वो 5-10 मिनट लगे उसको रिपेयर करने। सैंड ब्लास्ट किया अंदर माउथ में, प्राइमर लगाया, कॉम्पोजिट से थोड़ा सा बिल्डअप किया, लाइट क्योर किया, पॉलिश किया, फिनिश, राइट। सो इसके सक्सेस से, ये उसका एक्सरे है, दिस इज द एक्सरे ऑफ दैट, राइट। सो इसके सक्सेस से मुझे ये कंफर्म हो गया कि पॉलीमर इज द वे फॉरवर्ड, यानी इसका जो एप्लीकेशन है। अभी ये देखिए, हम पेशेंट सेंटर ट्रीटमेंट करते हैं, यानी हम आइडियल कॉन्फ्रेंस में तो बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन ये पेशेंट को अगर हम कोई चीज़ से मदद कर सके, अभी 4 साल चला है, हो सकता है 5-6 साल और चलेगा। शी इज़ वेरी हैप्पी विद दैट मच रिजल्ट। उसके बाद क्या होगा, वी विल सी। So we are giving a good solution to patient